गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास अर्थात पिछले वीडियो में हम लोग किस्त योजना के तहत यानी कि किस्त योजना पढ़ रहे थे, जिसमें किस्त योजना के तहत हम लोग ब्याज की दर ज्ञात करना पढ़ चुके थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग किस्त योजना के तहत किस्त राशि ज्ञात करना। तो अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, किस्त की दर ज्ञात करना पढ़े थे। तो अभी हम लोग किस्त की राशि ज्ञात करना पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। किस्त योजना में विक्रेता किस्त कैसे निर्धारण करता है, समझने का प्रयास करें। एक, दुकानदार एक वस्तु किसी मूल्य पर खरीदता है। वह जानता है कि किस्त योजना से अधिक वस्तु बेची जा सकती है, अतः वह एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त करने के लिए तत्काल नगद भुगतान, किस्त की राशि तथा किस्तों की संख्या निर्धारण करना चाहता है। तो ये किस्तें की राशि से संबंधित है। तो जिसमें क्या बोला था, किस्त योजना में विक्रेता किस्त कैसे निर्धारण करता है, समझने का प्रयास करें। तो समझने का प्रयास करेंगे आप लोग भी। तो एक दुकानदार एक वस्तु किसी मूल्य पर खरीदता है। वह जानता है कि किस्त योजना में अधिक वस्तु बेची जा सकती है, अतः वह एक निश्चित ब्याज की दर प्राप्त करने के लिए तत्काल नगद भुगतान, किस्त की राशि तथा किस्तों की संख्या निर्धारण करना चाहता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 है, एक टेलीविज़न का मूल्य 12,000 रुपये है तथा वह 3,000 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान प्रति माह किस्त में बेचा जाता है। यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया गया है, एक टेलीविज़न का मूल्य कितना है, 12,000 है तथा वह 3,000 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान प्रति माह यानी कि 2 समान मासिक किस्त में बेचता है। यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर हो तो दर कितना है 18%, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। तो ये 12,000 क्या है, टेलीविज़न का नगद मूल्य है, और ये 3,000 क्या है, तत्काल नगद भुगतान है। तो मासिक किस्त कितने बार में, 2 बार में, यानी कि 2 मासिक किस्त में, यानी कि किस्तों की संख्या 2 है, और दर कितना है 18%, किस में है, वार्षिक में। तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो टेलीविज़न का नगद मूल्य कितना था, 12,000, तत्काल नगद भुगतान 300। तो शेष देय राशि ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे या क्या करते हैं, नगद मूल्य में क्या करते हैं, तत्काल नगद भुगतान को माइनस करते हैं। तो शेष जो राशि है किस्तों में देना है वो ज्ञात हो जाता है। तो क्या कर देंगे, 12,000 में 3,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 9,000 रुपये। तो ये 9,000 रुपये क्या है, शेष जो बचा हुआ किस्त है वह राशि है। और ब्याज की दर कितना है, 18% वार्षिक है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपये है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना मान लिए, 100 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिए हैं। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। तो यहाँ शेष देय राशि कितना है हम लोग का, तो यहाँ शेष देय राशि कितना है, 9,000 है। तो इसी पर ब्याज लगेगा। तो 9,000 रुपये का एक माह का ब्याज, तो कितने माह का निकाल रहे हैं ब्याज हम लोग, एक माह का। तो एक माह का ब्याज इज इक्वल टू मूलधन कितना हो जाएगा 9,000, दर 18% और समय मासिक है एक माह, तो उसको वार्षिक में बदलना है। तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, तो उसको क्या कर दिया गया है, 12 से डिवाइड अपॉन 100। फिर इसको सरल कर दिए तो कितना आ गया, 135। तो ये है ब्याज किसका,
9,000 रुपये का एक माह का ब्याज 135 है। फिर आगे वो एक माह बाद मिश्र धन। अब एक माह बाद मिश्र धन तो इतना तो हम लोग को देना था, यानी कि किस्त शेष जो राशि है इसको किस्त में देना था। तो एक माह का ब्याज कितना हो गया है 135। तो फिर यह क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि इसको प्लस कर देंगे मूलधन में। तो क्या हो जाएगा, अगले माह के लिए मूलधन बन जाएगा। ये ब्याज को अगर प्लस करेंगे मूलधन में तो क्या हो जाएगा, एक माह बाद मिश्र धन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9,000 प्लस 135 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9,135 रुपये। तो एक किस्त चुकाने के बाद शेष रकम, तो एक किस्त चुका देंगे तो ये क्या हो गया, एक माह के बाद का मिश्र धन कितना है 9,135 है। अब एक माह के बाद हम लोग किस्त चुका दे रहे हैं, यानी कि एक किस्त हम लोग दे रहे हैं। तो क्या है, एक किस्त चुकाने के बाद शेष रकम क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन है, इसमें क्या कर देंगे, जो प्रत्येक किस्त है, तो किस्त कितना माने थे हम लोग, x माने थे, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9,135 माइनस x, तो ये रुपए होगा एक किस्त चुकाने के बाद का। तो इस रकम का एक माह बाद मिश्र धन किस्त के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फिर लास्ट में तो हम लोग को वही देना पड़ेगा, यही रुपए देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अतः 9,135 माइनस x रुपए का एक माह का ब्याज। फिर यहाँ पर वही साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिए हैं। तो मूलधन ये हो जाएगा ये, और ये दर और समय फिर से एक माह, तो उसको वर्ष में चेंज कर दिए तो 1/12/100। अब इसको सरल कर दिए तो 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 9,135 माइनस x अपॉन ये 200 रुपये, तो ये हो जाएगा। अब फिर आगे क्या करना है, एक माह बाद मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन ये है हम लोग का 9,135 माइनस x प्लस ब्याज ये, तो इसको प्लस कर देंगे तो उसको सरल कर दिए तो इतना मिला। फिर यहाँ से फिर ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ से ये ब्रैकेट हटा दिए तो क्या मिला, 200 का इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। फिर 200 के x से तो 200x, फिर प्लस का प्लस, फिर 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 27,405। फिर ये माइनस 3x अपॉन 200। फिर यहाँ से x से x वाला माइनस होगा और संख्या से संख्या वाले पद का, तो यहाँ से इसको सरल कर दिए। तो इन सब को सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आएगा ये इज इक्वल टू x, यानी कि किस्त के बराबर हो जाएगा। तो ये तो उपरोक्त प्रश्नानुसार जो ये जो है हम लोग का क्या है, दूसरा किस्त है इतना। अब ये जो समान किस्त था ये एक किस्त देने के बाद, यानी कि पहला किस्त इतना दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ से क्या कर देंगे, इसको सरल कर देंगे। जब इस सबको सरल कर देंगे तो क्या आ गया हम लोग का 4,601 इज इक्वल टू 50 रुपये। तो प्रत्येक किस्त की राशि ये हो जाएगी। तो इस तरीके से ज्ञात करना है प्रत्येक किस्त, तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है नगद मूल्य ज्ञात करना। अब यहाँ क्या है, नगद मूल्य ज्ञात करना है। तो किस्त योजना में प्रत्येक समान किस्तों की राशि, किस्तों की संख्या, ब्याज की दर तथा तत्काल नगद भुगतान की राशि दी गई हो तो वस्तु का नगद मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। आइए उदाहरण से समझें। तो यहाँ क्या बोल रहा है, किस्त योजना में प्रत्येक समान किस्त की राशि, किस्तों की संख्या, यानी कि समान किस्त की राशि, किस्तों की संख्या, ब्याज की दर तथा तत्काल नगद भुगतान की राशि दी गई हो तो वस्तु का नगद मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। तो एक साइकिल 500 रुपये तत्काल नगद भुगतान, तो तत्काल नगद भुगतान कितना है 500 तथा 1,210 रुपये दो समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, तत्काल नगद भुगतान 500 और दो समान किस्तों में देना है, और प्रत्येक किस्त कितना हो जाएगा, यानी कि समान किस्त है तो प्रत्येक किस्त रहेगा हम लोग का 1,210 रुपये, ये समान किस्त है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो साइकिल का नगद मूल्य याद करना है। तो मान लिए, तो माना कि साइकिल का नगद मूल्य 100 रुपये है, तो साइकिल का नगद मूल्य कितना मान लिए हैं, 100 रुपये मान लिए हैं।
तत्काल नगद भुगतान कितना दिया था, 500 दिया था। तो प्रथम किस्त दिया था 1210 और ब्याज की दर 10% वार्षिक। तो नगद भुगतान के बाद शेष देय राशि, तो नगद भुगतान के बाद शेष देय राशि यानी कि शेष देय राशि निकालने के लिए क्या करते हैं, नगद मूल्य में जो तत्काल नगद भुगतान को माइनस कर देते हैं। तो नगद मूल्य क्या माने हैं हम लोग, x माने हैं, और तत्काल नगद भुगतान क्या है, 500 है। तो इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो ये शेष देय राशि है। फिर आगे जो ये शेष देय राशि के 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 1 वर्ष ब्याज, यहाँ 2 समान वार्षिक किस्त था तो यहाँ वार्षिक किस्त देना है। तो इससे पहले पढ़े थे उसमें मासिक था, तो यहाँ क्या है वार्षिक। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। तो मूलधन कितना है, ये है, तो 10 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 12 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि वर्ष है, अपॉन 100। तो इसको सबको सरल कर दिए तो क्या आ गया, x माइनस 500 अपॉन 10। तो ये हो गया। फिर 1 वर्ष बाद मिश्र धन, उससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 1 माह बाद मिश्र धन निकालते थे। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, वार्षिक किस्त समान 2 वार्षिक किस्त में देना है, तो इसलिए यहाँ क्या निकालेंगे, 1 वर्ष बाद मिश्र धन निकालेंगे। तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या था, ये है हम लोग का, तो x माइनस 500 प्लस और ये ब्याज, तो इसको प्लस कर देंगे। तो जब इस सब को प्लस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सरल, यानी कि लसा लेना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 10 का लसा ले लेंगे। तो सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ गया, x माइनस 500 ब्रैकेट में फिर 11/10। तो ये 1 वर्ष बाद का मिश्र धन है। फिर आगे प्रथम किस्त में भुगतान के बाद शेष रकम दूसरे वर्ष का मूलधन। तो क्या बोल रहा है, प्रथम किस्त भुगतान के बाद, तो प्रथम किस्त जो भुगतान कर देंगे उसके बाद शेष रकम यानी कि दूसरे वर्ष का मूलधन होगा, जो भी शेष बचेगा वो। तो क्या हो जाएगा, x से माइनस ये प्रथम किस्त है हम लोग का, फिर भुगतान जो किस्त था उसको ये भुगतान किए थे तो इसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 500 फिर ब्रैकेट में है ये, तो 11/10। तो एक किस्त भुगतान के बाद, तो ये मिश्र धन था 1 वर्ष बाद का, तो इसमें क्या कर देंगे, प्रथम किस्त इतना दे दिए थे हम लोग तो इसको माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा। फिर आगे दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालना है। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस 1 प्लस दर अपॉन 100 पूरे के घात समय। तो ये होता है मिश्र धन का। तो मूलधन कितना हो जाएगा, ये मूलधन है दूसरे वर्ष के अंत के लिए, मूलधन x माइनस 500 11/10 माइनस, फिर इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये सॉरी, ये था हम लोग का मूलधन, ये था उधर निकाले थे, ये है मूलधन। फिर 1 प्लस दर 10% अपॉन 100 समय 1 वर्ष। जब इन सब को सरल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर आगे आता है दूसरे वर्ष के अंत में, क्या है, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन दूसरे वर्ष के देय किस्त के बराबर होगा। तो दूसरे वर्ष के अंत के मिश्र धन ये है, फिर दूसरे वर्ष की देय किस्त के बराबर होगा, क्योंकि दोनों किस्त क्या है, समान है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो राशि है हम लोग का ये किसके बराबर हो जाएगा, 1210 के बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो गया। फिर इसको सरल कर देना है। जब इस सब को सरल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2600 रुपये। तो यही नगद मूल्य होगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या देखना है कि क्या क्या दिया है उसको देखना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया था क्वेश्चन में, ये तत्काल नगद भुगतान है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है, नगद भुगतान ज्ञात करना है। तो मान लिए नगद भुगतान को 100 रुपये मान लिए। फिर यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिख लेना है। तो क्या दिया है, पहले तत्काल नगद भुगतान 500, फिर प्रथम किस्त यानी कि 2 मासिक किस्त वार्षिक किस्तों में देना है। तो समान है वार्षिक किस्त, तो वो जो किस्त है कितना है, 1210 रुपये है, और किस्तों की संख्या कितना है, 2 है, और ब्याज की दर कितना है, 10% है। अब इसके बाद क्या करना है, तत्काल नगद भुगतान के बाद हम
सब जो दिए रहता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, शेष राशि निकालते हैं, यानी कि किस्त में जितना राशि देना है उसको निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, नगद मूल्य में तत्काल भुगतान को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस कर दिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो शेष देय राशि है उसका एक वर्ष का, अगर वार्षिक किस्त है तो वर्ष का, अगर मासिक किस्त है तो मासिक का, तो एक वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। एक वर्ष के बाद ब्याज निकाल लेने के बाद क्या कर लेना है, एक वर्ष का मिश्र धन निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ वार्षिक किस्त दिया है। अगर मासिक रहता तो क्या करते, एक माह का मिश्र धन निकालते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, एक वर्ष का मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या कर देते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कौन होता है, ये होता है, और ब्याज ये है, तो इसको दोनों को प्लस कर देते हैं। तो एक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा, वर्ष में है तब। तो ये क्या है, एक वर्ष का मिश्र धन है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रथम किस्त भुगतान बाद शेष रकम। तो फिर क्या कर लेना है, प्रथम किस्त जो भुगतान कर देते हैं उसके बाद शेष रकम निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जो हम लोग अभी एक वर्ष के बाद जो मिश्र धन निकाले हैं, अगर मासिक रहता तो एक माह के बाद जो मिश्र धन है उसमें क्या कर देते हैं, जो भुगतान है समान किस्त उसको माइनस कर देते हैं। तो ये क्या कर दिए, ये हम लोग का एक वर्ष के बाद मिश्र धन था, तो इसमें क्या कर दिए, जो वार्षिक किस्त है उसको माइनस कर दिए। ये हो गया, इतना समझ गए। इसके बाद क्या करना है, दूसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन निकाल लेना है। तो दूसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना है, मूलधन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष के बाद शेष रकम है तो ये मूलधन बन जाएगा, तो ये मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ रख दिए। फिर 1 + दर अपॉन 100, तो इसमें रख देना है। फिर तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन हो जाएगा। तो इसमें रख दिए दर, समय और अपॉन 100, तो ये सरल कर दिए। उसके बाद ये हो गया। फिर आगे क्या करना है, अतः दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो उसके बाद क्या कर लेना है, दूसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन दूसरे वर्ष की देय राशि के बराबर रख देना है। फिर दूसरे वर्ष के अंत का जो मिश्र धन आएगा उसको जो प्रत्येक समान वार्षिक किस्त में देना है उसके बराबर रख देना है। तो ये बराबर समान वार्षिक किस्त में देना था, तो इसके बराबर रख देना है इसको। फिर इसको सरल कर देना है। जब इसको सरल कर दिए तो क्या हो गया, x का मान निकाल लेना है सरल करके। तो x का मान कितना आ गया, 2600 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, वस्तु का नगद मूल्य। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज युक्त समस्याएं। तो चक्रवृद्धि ब्याज युक्त समस्याएं, तो आइए देखते हैं। तो किस्त योजना में जहां किस्त प्रति माह दी जाती है, कुल समय एक वर्ष से कम है, ऐसे उदाहरण में साधारण ब्याज का प्रयोग हुआ है। कई बार एक वर्ष से कम समय में भी विक्रेता चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। ऐसे में अर्धवार्षिक या तिमाही संयोजित होता है। तो यहाँ क्या बोला है, किस्त योजना, तो यहाँ क्या बोला है, किस्त योजना में जहाँ किस्त प्रति माह दी जाती है तथा कुल समय एक वर्ष से कम है, ऐसे उदाहरणों में साधारण ब्याज का प्रयोग हुआ है। कई बार एक वर्ष से कम समय में भी विक्रेता चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। ऐसे में ब्याज अर्धवार्षिक या तिमाही संयोजित होता है। कभी कभी किस्तें एक वर्ष से अधिक समय तक दी जाती है, तब इसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज से की जाती है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19, तो एग्जाम्पल नंबर 19 है, एक फ्रिज जिसका नगद मूल्य है 15,000 रुपये। किस्त योजना में यह 2,250 रुपये तत्काल नगद भुगतान के पश्चात 2 अर्धवार्षिक समान किस्तों में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध है। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है ये किया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो यहाँ क्या दिया है, एक फ्रिज है जिसका नगद मूल्य है 15,000 रुपये और किस्त योजना के तहत यह कितना है, 2,250 रुपये तत्काल नगद भुगतान है ये। फिर इसके बाद भुगतान के पास 2 अर्धवार्षिक, अब यहाँ क्या बोला है, अर्धवार्षिक समान किस्त बोला है में 8% वार्षिक ब्याज, और ब्याज की दर किस में दिया है, वार्षिक में है। लेकिन हम लोगों को किस में समान किस्त देना है, अर्धवार्षिक में उपलब्ध है यदि ब्याज प्रति माह छमाही संयोजित हो जाता है या प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था, फ्रिज का नगद मूल्य दिया था 15,000 रुपये, तत्काल नगद भुगतान दिया था 2,250 रुपये और शेष देय राशि कितना था। तो शेष देय राशि निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं, तत्काल
सॉरी नगद मूल्य में तत्काल नगद भुगतान को माइनस कर देते हैं। तो नगद मूल्य क्या था 15,000 और तत्काल नगद भुगतान था 2,250 रुपये था, तो माइनस कर दिए तो ये हम लोग का शेष देय राशि हो गया। और ब्याज की दर 8% है। अब चूंकि यहाँ छमाही गणना हो रहा है तो क्या करेंगे, दर को आधा कर देते हैं। तो 8% का आधा यानी कि 2 से डिवाइड कितना हो गया 4% प्रति छमाही। तो ये याद रखना है कि गणना किस में की जा रही है। और गणना किस में की जाती है या जिस किसी में भी की जाती है, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक, तो इसके लिए मैं दर समय को कैसे चेंज करते हैं ये बता चुका हूँ। तो आगे देखते हैं। माना प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या मान लिए 100 रुपये तथा P1 P2 क्रमशः पहली और दूसरी राशि का मूलधन है। तो प्रत्येक समान किस्त की राशि कितना माने हैं 100 रुपये तथा P1 P2 क्रमशः पहली और दूसरी राशि का मूलधन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू P1 ब्रैकेट में 1 प्लस ये R/100 यानी कि मिश्रधन का फॉर्मूला लगाए हैं। तो पहला जो राशि कितना है x है, तो ये मिश्रधन होगा। तो क्या हो जाएगा मूलधन P1 और ये यानी कि ये फॉर्मूला लगाए हैं a इज इक्वल टू क्या होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और वोल्ट टू द पावर t। तो इस फॉर्मूला में लगाए हैं। तो ये प्रत्येक किस्त है, तो यहाँ पर x और P1, तो पहले का मूलधन P1 माने हैं ये। फिर 1 प्लस R कितना है 4% और समय 1 है अपॉन 100। उसी तरीके से दूसरे का भी इसी फॉर्मूला में रख दिए हैं। दूसरे के लिए क्या रखना है 2, पहले के लिए 1। अब इसको सरल कर दिए तो ये इतना आ गया, फिर इधर का सरल किए तो ये आ गया। फिर P1 का मान कितना आ गया, यहाँ से P1 निकाल लिए तो कितना आ गया 25/26 इंटू x, और P2 का मान ये हो गया। अब तो P1 और P2 क्या है, पहली और दूसरी राशि का मूलधन है। तो ये दोनों राशि क्या होगा, शेष देय राशि के योगफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतना शेष देय राशि है। अगर इन दोनों को P1 और P2 को जोड़ेंगे तो इसी के बराबर होगा। तो उन दोनों को प्लस करके उसके बराबर रख दिए शेष देय राशि के बराबर। फिर इसको सरल कर देना है। जब इसको सरल करेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, x इज इक्वल टू 6 से सरल करने तो आ जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6,770 रुपये। तो यही हम लोग का प्रत्येक किस्त की राशि होगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर तो आप लोग 1 बना लिए थे, दर ज्ञात करना था। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी दर ज्ञात करना है, तो ये भी आप लोग बना लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी किस्त ज्ञात करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी किस्त की राशि ज्ञात करना है। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में नगद मूल्य ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े उसी तरीके से ज्ञात करना है। और बाकी जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग बना लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का अध्याय जो पढ़ रहे थे अध्याय 7 ये कंप्लीट होता है। तो अध्याय 7 कंप्लीट होता है, तो ये बना लेंगे आप लोग। तो होमवर्क फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।